गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आई होप सब लोग नहा धो के खा पी के फ्रेश होके अच्छे माइंड को लेके लेक्चर सुनने के लिए बैठे हो। ओके, तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि भाई पिछले लेक्चर में जो भी मैंने बताया आपको वो याद रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई कंटिन्यूएशन है, हर एक चीज कंटिन्यूएशन होता है आपके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स का। उसी को लिंक करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज का लेक्चर्स। आज थोड़ा नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नया टाइप का सम्स करेंगे, जो सम्स देख कर आपको लगेगा कि हाँ आप टैक्सेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। सही बात है ना? तो व्हाट इज दिस? आज हम लोग देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। एंड का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। देखो, आपने अभी तक जो भी सम्स किया रेसिडेंट में, उसमें आपने एक बात देखा कि आइदर पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकता है। कंडीशंस दिया है ना, वो कंडीशंस पूरा करने पे आइदर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकता है। अगर सिर्फ रेसिडेंट वाला कंडीशन पूरा किया बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला कंडीशन पूरा नहीं किया तो आप उसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते हो। याद है ना? रेसिडेंट बनने के तो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो काफी था, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए दोनों कंडीशन था। आई होप थोड़ा सा याद है। अगर फील हो रहा है कि आपको याद नहीं आ रहा है तो पिछला लेक्चर आपके पास पड़ा है, आप जाके देख सकते हो एनी टाइम। ओके, देन वी हैव नॉन रेसिडेंट। अगर किसी ने कोई भी कंडीशन पूरा नहीं किया तो वो पर्सन आपके लिए कहलाता है नॉन रेसिडेंट। ये हमने आज तक अभी तक पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। यस और नो? तो आज हम लोग देखेंगे कि भाई पर्सन अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो वो जो बंदा इनकम कमा रहा है, चाहे वो इंडिया में कमा रहा है या फिर फॉरेन में कमा रहा है, क्या वो इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर ये वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में टाइप में सिर्फ इतना ही आंसर करना होता है कि भाई वेदर इनकम इज टैक्सेबल और नॉट, यस और नो, यस और नो, यस और नो। उतना ही इजी सा पार्ट है। इसी को हम लोग, इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी कहते हैं। लेसन का नाम ये है, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, है ना? तो रेसिडेंट एंड तो इसमें पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई इनकम क्या क्या टाइप में हो सकता है और वो इनकम किसको किसको टैक्सेबल होगा। मतलब ये तीन अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन। आप और मैं, if I say you and me are resident and ordinary resident। क्यों सर? पिछले साल भी इंडिया में थे और उसके पहले के 10 साल में भी इंडिया में ही थे। पिछले 10, उसके पहले के 10 की 2 साल में तो हम रेसिडेंट है ही। मतलब हम लोग का तो सारा कंडीशन पूरा होता है, बराबर है। तो अगर कोई पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसके इनकम पे टैक्स लगेगा कि नहीं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो इनकम टैक्सेबल होगा कि नहीं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो उसका इनकम टैक्सेबल होगा कि नहीं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके, वेरी 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 सिंपल एंड वेरी स्कोरिंग लेसन फॉर यू ऑल। अगर आपको ये लेसन का भी आंसर सॉल्व करने नहीं आया ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग टैक्सेशन में फेल हो रहे हो। मेरे इस वर्डिंग को लिख के रख लेना कि अगर आप ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो या वो भी आपको क्लिक नहीं हो रहा है तो यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, बट ये फैक्ट है कि अगर आपको बेसिक्स भी सॉल्व करने नहीं आता तो भाई आपका
टैक्सेशन में तो कुछ नहीं हो सकता। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी अदर सब्जेक्ट। गेटिंग? तो रेडी रहना। सबसे पहला, अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो भाई अगर कोई इनकम इंडिया में मिला, रिसीव हुआ, तो वो सब टाइप ऑफ पर्सन को टैक्सेबल होगा। सब टाइप मतलब ये देखो, ये एक टाइप है नंबर 1, ये एक टाइप है नंबर 2, ये एक टाइप है नंबर 3, 1 2 3। तो भाई तीनों टाइप ऑफ पर्सन्स को टैक्सेबल होगा। कौन सा इनकम? जो इनकम इंडिया में मिला हो, क्योंकि भाई उसको आप इंडियन इनकम कह सकते हो। अगर आप इंडिया में कमा रहे हो पैसा, तो भाई इंडिया में टैक्स नहीं भरोगे क्या? उसका भरना पड़ेगा, चाहे तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी हो या नॉन रेसिडेंट हो, इंडिया में कमाया ना तो भरना ही पड़ेगा। गेटिंग अ नॉट? एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सुनना ध्यान से। समझो कोई फॉरेन का इंजीनियर इंडिया आया। क्यों आया? घूमने? नहीं, कुछ कंपनी के काम से आया। तो इंडिया में उसने जो भी अपना प्रोफेशनल काम किया, उसके लिए उसको पैसा मिला। भाई फॉरेन का आदमी है, सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए आ रहा है, मतलब सीधी सीधी बात है कि नॉन रेसिडेंट ही रहेगा। तो क्या उसको जो इनकम मिल रहा है उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उसने वो इनकम इंडिया में रिसीव किया। गेटिंग? तो इंडिया में अगर कोई आप इनकम रिसीव कर रहे हो तो टैक्सेबल होगा। इसका कुछ और भी सिनेरियोस बनता है, लाइक आपने इनकम कमाया फॉरेन में लेकिन रिसीव इंडिया में किया, टैक्सेबल होगा? यस, क्योंकि वहां पे रिसीव्ड इन इंडिया है। गवर्नमेंट या इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप कोई इनकम फॉरेन में कमा रहे हो लेकिन इंडिया में रिसीव कर रहे हो, तो भी वो इनकम टैक्सेबल होगा। सबको टैक्सेबल होगा, मतलब तीनों कॉलम में टैक्सेबल आ जाएगा, तीनों कॉलम में टैक्सेबल का अमाउंट आ जाएगा। तो क्लियर रखना, कोई इनकम इंडिया में रिसीव हुआ तो सबको टैक्सेबल होगा, कोई इनकम इंडिया में रिसीव हुआ तो सबको टैक्सेबल होगा। ओके, सम देखेंगे ना प्रैक्टिकल तो मजा आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। इनकम विच एक्रूज और राइजेस इन इंडिया, क्या बोल रहा है? इनकम विच एक्रूज और राइजेस, स्पेलिंग गलत हुआ है यहाँ पे, राइजेस का ARISES है, वहां पे ए मिसप्रिंट और ए प्रिंट में आया नहीं है या टाइप हुआ नहीं। हाँ, इनकम विच एक्रूज और राइजेस इन इंडिया, मतलब क्या? कोई इनकम अगर इंडिया में जनरेट हो बट फॉरेन में जाके मिला, तो क्या उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? लगेगा। एक एग्जांपल बोलता हूँ, IPL खेलने के लिए हमारे बहुत सारे प्लेयर्स आते, बहुत ही सारे फॉरेन के प्लेयर्स इंडिया आते। चलो मैं अपना फेवरेट ऑब्वियस एग्जांपल में रखूंगा, तो साउथ अफ्रीका से AB डिविलियर्स आया था क्रिकेट खेलने के लिए, IPL खेलने के लिए। तो यहाँ पे वो IPL खेला और बाद में साउथ अफ्रीका चला गया, उसको इनकम साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद मिला। तो क्या वो इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? लगना चाहिए ना। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि वो इनकम उसने इंडिया में एक्रू किया, जनरेट किया और फॉरेन में जाके रिसीव किया, तो भाई टैक्सेबल है। ये नो तो अगर कोई इनकम, ऊपर वाला पॉइंट, अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है तो भी टैक्सेबल है। अगर कोई इनकम इंडिया में जनरेट हो रहा है और बाहर मिल रहा है तो भी टैक्सेबल है। किसको? सब। देखो सारे कॉलम में टैक्सेबल 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 टैक्सेबल, ठीक है ना? आगे, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड का मतलब होता है एज्यूम्ड। क्या होता है? डीम्ड का मतलब होता है एज्यूम्ड। जो इनकम इंडिया में मिला ऐसा अगर आप एज्यूम कर रहे हो तो भाई वो भी इनकम तीनों टाइप ऑफ पर्सन को टैक्सेबल होगा। एजम्पशन का मतलब क्या? ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता है, इनडायरेक्ट इनकम होता है। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया कंट्री का एक रोल रहता है, लेकिन पैसा देने वाला लेने वाला कोई फॉरेन कंट्री में बैठा है,
तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस यू कैन से कि भाई वो इनकम इंडिया का है, और जो इनकम इंडिया का है वो भाई इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए विदाउट एनी सेकेंड थॉट। किसको टैक्सेबल होना चाहिए? तीनों टाइप ऑफ पर्सन को टैक्सेबल होना चाहिए। उसी के नीचे देखो इनकम डीम टू एक्रू इन इंडिया। एक्रू मतलब जनरेट होना, ड्यू होना, मिला नहीं, ड्यू हो गया, मिलेगा आने वाले दिनों में। देखो डीम टू एक्रू और डीम टू रिसीव का एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनना अच्छे। अभी जैसे वोडाफोन कंपनी ने हच कंपनी को खरीद लिया, बहुत चुना मैटर है, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो हज कंपनी अब किसकी हो चुकी है? वोडाफोन की। हज कंपनी फॉर एग्जांपल इंडिया की थी, मुझे नहीं पता कहाँ की थी, मैंने एज्यूम कर रहा हूँ कि हज कंपनी इंडिया की थी। ओके, तो वोडाफोन तो भाई फॉरेन का है, वोडाफोन कंपनी इंडिया का नहीं है, आपको पता होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। समझो वोडाफोन जो कि फॉरेन कंपनी है, उसने अपने इंडिया के बिजनेस को, दैट इज हज वाले बिजनेस को, किसी थर्ड पार्टी जो कि समझो फॉर एग्जांपल यूएसए में बैठा है, उसको सेल किया। फिर मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये है वोडाफोन, ये है हमारा इंडिया, और इंडिया का जो उसका हज का बिजनेस है वो। वोडाफोन फॉर एग्जांपल यूके का है, हज इंडिया का है, और उसने जिसको सेल किया वो बायर मेरा फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? यूएसए का। ठीक है, तीन पार्टी इन्वॉल्व है। हाँ, तो वोडाफोन जो कि यूके में लोकेटेड है, उसने अपने इंडिया के बिजनेस को किसी यूएसए के पर्सन को सेल कर दिया। मतलब यहाँ पे जो सेलर है वो भी फॉरेन का, मतलब यूके का, जो बायर है वो भी फॉरेन का, यूएसए का, बस बिजनेस जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे वो तो इंडिया का है। तो भाई जो सेलिंग करने के वजह से जो इनकम मिलेगा, प्रॉफिट होगा, इसको वोडाफोन को, क्या वो इनकम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए? इंडिया में लगना चाहिए, 100% लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वोडाफोन को इनकम किसके वजह से हो रहा है? इंडिया के बिजनेस के वजह से हो रहा है, इंडिया में लोकेटेड वो हज के बिजनेस के वजह से हो रहा है। तो भाई इंडिया में वो इनकम जनरेट हुआ है, एक्रू हुआ है, बराबर है, तो टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। इसको तीनों टाइप ऑफ पर्सन को, दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी, और नॉन रेसिडेंट को भी। सिंपल सी बात है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया आ रहा है, अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया आ रहा है, जनरेटेड इन इंडिया आ रहा है, एक्रूड इन इंडिया आ रहा है, ड्यू इन इंडिया आ रहा है, तो भाई वो केस में तीनों कैटेगरी ऑफ पर्सन को इनकम टैक्सेबल होगा, लगना चाहिए। लॉजिकल सोचो, क्यों नहीं लगना चाहिए? लगना ही चाहिए। आगे देखो, ये थोड़ा नया आ जाएगा आपको, यहाँ पर देखो, इनकम विच एक्रूज एंड अराइजेस, तो यहाँ पे भी अराइजेस का स्पेलिंग गलत हुआ है, arises outside India from a business controlled from India of possession set up in India। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो देखो ये सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ पर्सन को ही टैक्सेबल होता है, इसको नॉन टैक्सेबल है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा नया आ गया, पहले हम इसका मतलब बात करते। इसका मतलब क्या है? इनकम विच एक्रूज एंड अराइजेस आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो जो इनकम फॉरेन के बिजनेस ने जनरेट किया, जिसको इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, वो दो बंदों को टैक्सेबल, कैटेगरी नंबर 1 दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट,
एंड कैटेगरी नंबर 2 रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट को वो टैक्सेबल नहीं होगा। कौन सा? ऐसा इनकम जो फॉरेन में हुआ लेकिन जिसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, वो सिर्फ दो टाइप ऑफ पर्सन को टैक्सेबल होगा। सिंपल, उतना ही याद रखो टाटा वाला एग्जाम्पल कि टाटा अपने ब्रांचेस को इंडिया के हेड ऑफिस से मेंटेन कर रहा है, सही बात है ना। तो वो दो कैटेगरी में टैक्सेबल, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। एनी अदर इनकम विच एक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, ये लास्ट वाला देखो, इसमें तो सिर्फ एक ही को टैक्सेबल है, इन दोनों को नॉन टैक्सेबल है। कौन सा? मतलब क्या है इसका? फॉरेन में जो इनकम मैंने रिसीव किया, फॉरेन में कमाया, फॉरेन में रिसीव किया, वो वाला इनकम सिर्फ पहले कैटेगरी ऑफ पर्सन को टैक्सेबल होगा, सेकंड एंड थर्ड को नहीं। एक एग्जांपल बोलता हूँ, सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। मैंने सैलरी कहाँ कमाया? ऑस्ट्रेलिया में। मिला कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। टैक्सेबल किसको होगा? सिर्फ पहले कैटेगरी ऑफ पर्सन को, बाकी 2 एंड 3 को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इनकम अराइज, एक्रू और रिसीव दोनों आउटसाइड इंडिया हो रहा है। तो जबरदस्ती का तो कोई सब पे टैक्स नहीं लगा सकते ना हम लोग, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको छूट दी हुई है। कर लगा है। एग्जाम्पल बोलता हूँ, मेरे साथ आपको रिलेट करना है, आपको समझ रहे हैं। सैलरी अर्नड इन इंडिया कितने कैटेगरी ऑफ पर्सन को टैक्सेबल होगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, किसको? तीनों को होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में अर्न हुआ, इंडिया में सैलरी रिसीव हुआ। लिसन हो, सैलरी एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन फ्रांस। एक्रूड इन इंडिया, इंडिया में एक्रू हो रहा है, जनरेट हो रहा है, मतलब टैक्सेबल किसको? तीनों कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को। क्यों तीनों कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को सर? क्योंकि इंडिया में वो इनकम जनरेट हुआ ना, भले मिला कहीं पर भी हो, जनरेट कहाँ पे हुआ? इंडिया में। तो तीनों को टैक्सेबल। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। एक दो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे तो भी आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, थोड़ा थियरी कुछ लोगों को अजीब फील होता है, लेकिन प्रैक्टिकल संसार इंटरेस्टिंग। तो अभी हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल सम। मैं सॉल्व करूंगा ये वाले पर्टिकुलर लेसन में या कॉन्सेप्ट में, सिर्फ मैं 2 या 3 क्वेश्चन ही लिख के सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ होमवर्क रहता है। मैं डिस्कस जरूर करके दूंगा, सब कुछ होमवर्क रहेगा विद डिस्कशन। गेटिंग? क्योंकि सबका फॉर्मेट सेम है, तरीका सेम है, तो भाई क्या अलग बार बार नहीं लिखते बैठो, सही बात है ना। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना रहेगा मेरे साथ। चलो देखते हैं। चलो guys, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आपने थियरी सुना उसके बेस को समझ के भाई क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, मिस्टर टॉम, a British citizen, had the following income during the year ended 31st March 2020। देखो ये वाले सब में आपको ये असरटेन नहीं करना है कि वेदर मिस्टर टॉम इज रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये सब नहीं गिनना है। सिर्फ आपको ये नीचे दिए गए सवालों का जवाब देना है कि ये सारे इनकम मिस्टर टॉम को टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। बस इतना सा ही आपको जवाब देना है और कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल है, मैंने कहा है ना आपको। लेकिन तो मैं पहले ना एक काम करता हूँ, पहले मैं इसका आंसर सॉल्व करने का फॉर्मेट बना लेता हूँ, और ये फॉर्मेट में जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे वैसे वैसे चीजों को नोट डाउन करता चला जाऊंगा, लिखता चला जाऊंगा, तो आपको भी क्लैरिटी आ जाएगा कि भाई मैं बोल क्या रहा हूँ, है ना। तो भाई एक बार मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, वेट फॉर टाइम गाइस। ये मेरा कुछ फॉर्मेट है गाइस, यही फॉर्मेट आपको हर एक सम में सॉल्व करना है व्हेन इट कम्स टू ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नेचर ऑफ इनकम, आरओआर, एनओआर एंड आरएनओआर एंड एनआर। नेचर ऑफ इनकम में हम लोग लिखेंगे कि जो पॉइंट में या क्वेश्चन में दिया हुआ इनकम है वो इंडिया का है कि फॉरेन का है। ओके, और ये आर ओ आर का मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट,
RNOR का मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और NR का मतलब नॉन रेसिडेंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, चलेगा, टेंशन लेने का नहीं, बरोबर है। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट बना दिया हमने। देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। देखो अलग अलग टाइप का इनकम दिया है, लास्ट में क्या बोला है, compute his total income for the assessment year 2020-21 if he is resident, the resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident and a non resident। मतलब आपको टोटल इनकम उसका कैलकुलेट करना है, ये मान के कि अगर टॉम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो इनकम पे टैक्स लगेगा क्या, या फिर टॉम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा क्या, या फिर नॉन रेसिडेंट है तो उसके इनकम पे टैक्स लगेगा क्या, उसके ऊपर आपको जवाब देना है। उतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। तो एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। चलो पहला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया 15,000। मुझे बताओ ये कौन सा इनकम है, दैट इज नेचर ऑफ इनकम क्या है, इंडिया का है कि फॉरेन का है, इंडिया का है कि फॉरेन का है। ये नेचर ऑफ इनकम क्या है, ये नेचर ऑफ इनकम मेरा इंडियन इनकम है। सर इंडियन इनकम कैसे पता चला आपको, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, प्रॉपर्टी लोकेटेड है इंडिया में। तो अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है तो वो इनकम इंडियन इनकम होगा, और इंडियन इनकम तीनों कैटेगरी ऑफ पर्सन को टैक्सेबल होता है, हाँ या ना। देखो अभी तो हमने थियरी में डिस्कस किया कि भाई अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव हुआ, इंडिया में ड्यू हुआ, जनरेट हुआ, व्हाटएवर हुआ, तो वो तीनों कैटेगरी ऑफ पर्सन को टैक्सेबल होगा। मतलब एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी, ये तीनों कैटेगरी में टैक्सेबल हो जाएगा वो, हाँ या ना। तो चलो लिखते हैं, कैसे लिखना है देखो, सीरियल नंबर 1, इनकम फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इन इंडिया। सर नेचर ऑफ इनकम इंडियन इनकम है, नेचर ऑफ इनकम क्या है, इंडियन, इंडियन इनकम। टैक्सेबल किसको होगा, तीनों कैटेगरी ऑफ पर्सन को टैक्सेबल होगा, मतलब तीनों कॉलम में टैक्सेबल होगा, मतलब तीनों कॉलम में अमाउंट आएगा। सर अमाउंट कितना है देख लेते हैं एक बार, कितना है अमाउंट, 15,000। तो भाई पहले वाले कॉलम में भी 15,000, दूसरे वाले कॉलम में भी 15,000, और तीसरे वाले कॉलम में भी 15,000। सिंपल सा पहला पार्ट हो गया आपका। तीनों कॉलम में टैक्सेबल क्यों हुआ समझा ना, रीजन इज सिंपल, क्योंकि वो इंडियन इनकम था इसलिए तीनों कॉलम में टैक्सेबल हुआ। मैं आपको एक अनपढ़ गवारों वाली टेक्निक बता देता हूँ, अगर इन इंडिया क्वेश्चन में वर्ड यूज हो रहा है तो 95% ऑफ द केस में वो तीनों कॉलम में टैक्सेबल होगा। 95% ऑफ द केस में 5% चांसेस है कि नहीं भी हो। गेटिंग नॉट, हेलो, चलो ठीक है देखते हैं आगे। नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन रोम। अब रोम कहाँ पे आता है, रोम 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 इंडिया में नहीं आता है गाइस, रोम फॉरेन कंट्री में आता है, आपके पेरिस में वगैरह आता है। तो भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन रोम, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा फॉरेन का इनकम। फॉरेन इनकम क्यों, क्योंकि देखो हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, रोम में। रोम कहाँ पे आता है, फॉरेन में। मतलब इनकम जो है वो फॉरेन में कमाया है और फॉरेन में ही रिसीव किया रहेगा, इंडिया में रिसीव हुआ ऐसा कुछ कहा नहीं है। मतलब ये मेरे लिए क्या है, फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम कितने कैटेगरी ऑफ पर्सन को टैक्सेबल होता है, सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ पर्सन को। दिखाऊं मैं आपको, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो यहाँ पे एनी अदर इनकम विच एक्रूज और राइजेस आउटसाइड इंडिया, तो वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहाँ जनरेट हुआ, आउटसाइड इंडिया। टैक्सेबल कहाँ पे होगा, आउटसाइड इंडिया। मतलब सिर्फ एक ही बंदे को टैक्सेबल, दैट इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट को, बाकी इन दोनों को नॉन टैक्सेबल। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम लिख रहा हूँ, एक कॉलम, मतलब पहले कॉलम में सिर्फ टैक्सेबल होगा, सेकेंड और थर्ड में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया। भाई बोलो कौन सा इनकम है ये, इंडिया में कमाया हुआ इनकम। सर ये हो गया मेरा इंडियन इनकम।
कितने लोग को टैक्सेबल? तीनों को। चलो लिख लेते हैं, सॉरी फॉरगॉट टू राइट। नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन रूम। अमाउंट कितना? 10,000 है। नेचर ऑफ इनकम क्या है? नेचर ऑफ इनकम है मेरा फॉरेन इनकम और अमाउंट है मेरा 10,000। कौन से कॉलम में आएगा? सिर्फ पहले कॉलम में, बाकी दोनों कॉलम में डैश हो जाएगा। सिंपल, गेटिंग नॉट। और थर्ड क्या था? इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया। कहाँ पे आएगा इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया? सिर्फ तीनों कॉलम में आएगा क्योंकि इंडियन इनकम है। थर्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया। नेचर ऑफ इनकम इंडियन इनकम, और अगर ये इंडियन इनकम है तो तीनों कॉलम में आना चाहिए। अमाउंट कितना था? 1200, 1200, 1200। 1200 ही है ना? या 1200, राइट। उसके आगे बढ़ते देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल्ड इन इंडिया। अपने दिमाग पे जोर दो थोड़ा। अपने दिमाग पे जोर दो। कंट्रोल वाला याद है? टाटा वाला एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा था टाटा वाले एग्जाम्पल में कि वो सिर्फ पहले दो कॉलम में टैक्सेबल होगा, थर्ड कॉलम में टैक्सेबल नहीं होगा। यस नो? यस नो? तो ये भी वही केस है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारे लिए भाई फॉरिन है। क्यों? क्यों मतलब क्या? फॉरिन ही है ना। हाँ, तो वही इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश कंट्रोल कहाँ से हुआ? इंडिया से। तो मेरा नेचर ऑफ इनकम जो है वो तो भाई फॉरिन ही रहेगा, लेकिन टैक्सेबल कितने कॉलम में होगा? दो कॉलम में होगा। ये वाला केस देखो, ये वाला सिर्फ दो कॉलम में टैक्सेबल, पहले में और दूसरे में, तीसरे में नॉन टैक्सेबल। सही बात है ना? आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश नेचर ऑफ इनकम फॉरेन इनकम, टैक्सेबल कितने कॉलम में? पहले दो कॉलम में। अमाउंट कितना है? 16,000। लिखो 16,000, 16,000 और टैक्स। आगे क्या है देखो, हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए। पहला सवाल, इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम? सर यूएसए के बैंक अकाउंट से इनकम हुआ, मतलब ये मेरा इंडियन इनकम नहीं है, फॉरेन इनकम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सर ये मेरा फॉरेन का इनकम है। और अगर ये फॉरेन इनकम है तो टैक्सेबल किसमें होगा? सिर्फ पहले कॉलम में होगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन इनकम सिर्फ पहले को टैक्सेबल होता है ना, लाइक दिस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन रूम। बराबर है? तो लिख लेते हैं, नीचे आ जाओ। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन यूएसए फॉरेन इनकम है, सिर्फ पहले कॉलम में टैक्सेबल होगा और अमाउंट 11,000 है। लिख लेता हूँ 11,000 रुपीज। बाकी दोनों में डैश डैश। ओ समझ रहा है ना? डैश डैश। कॉलम नंबर 6 नेक्स्ट क्या देखते हैं, चलो। सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन टोक्यो। टोक्यो मेरा जापान में आता है। कहाँ पे आता है? जापान में। तो भाई सैलरी कहाँ कमाया? जापान में। मिला कहाँ पे? जापान में। तो नेचर ऑफ इनकम क्या? इंडियन की फॉरेन? फॉरेन ना, क्योंकि कमाया भी वहीं पे, मिला भी वहीं पे। तो भाई नेचर ऑफ इनकम फॉरेन। फॉरेन इनकम है, इसमें टैक्सेबल होगा पहले कॉलम में। नंबर 1 आ जाओ लिखते हैं।
अमाउंट कितना है सैलरी रिसीव्ड इन टोक्यो जो कि फॉरेन इनकम है, हमने पहले कॉलम में लिखेंगे 12,000। नेक्स्ट क्या देखते हैं, जो सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। मुझे बताओ इंडिया, सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। नेचर ऑफ इनकम क्या है, नेचर ऑफ इनकम क्या है, इंडियन की फॉरेन। सर नेचर ऑफ इनकम इंडियन है क्योंकि हमने इंडिया में इनकम कमाया। और अगर नेचर ऑफ इनकम आपका अगर इंडियन है तो भाई कितने कॉलम में आएगा, तीनों कॉलम में आएगा सर, बराबर ना। जैसे कि ऊपर वाला पहला वाला एग्जाम्पल तो लिख लेते हैं, आ जाओ। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, लास्ट पॉइंट अभी ये डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया 17,000। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, भाई डिविडेंड किसने दिया, ब्रिटिश की कंपनी ने दिया। लेकिन भाई साहब ने गलती एक कर दी कि भाई उस इनकम को उसने इंडिया में रिसीव किया। देखो रिसीव्ड इन इंडिया, और मैंने कहा था कि कोई इनकम अगर इंडिया में रिसीव हो रहा है, भले ही फॉरेन में कमाया हो, मिला तो इंडिया में ना, तो वो तीनों कॉलम में टैक्सेबल होता है। देखो पहला वाला इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वाला तीनों कॉलम में टैक्सेबल हो रहा है। तो इसको आप कहोगे क्या, नेचर ऑफ इनकम क्या है सर, फॉरेन की इंडियन। इसको आप कहोगे फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया तीनों कॉलम में टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, जैसे क्वेश्चन में है वैसे ही कॉपी करने का, पर्टिकुलर्स में अपने से ज्यादा दिमाग में लगाने का नहीं, जो है वो कॉपी कर लेने का। फिर फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मैंने बता दिया आपको, अगर भाई कोई इनकम फॉरेन का है लेकिन मिला इंडिया में तो भी टैक्सेबल होगा। सबको अमाउंट कितना दिया है 17,000, कितने कॉलम में आएगा, तीनों कॉलम में आएगा। 17,000 17,000 17,000। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पर आके आंसर भी खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। तो भाई टोटल करो इंडिविजुअली, तीनों कॉलम का टोटल करो। पहले कॉलम का 14,000 46,200 डन। आपका आंसर हुआ खत्म। इतना सही आंसर खत्म हो गया। और ये ऐसा वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में 15 से 30 मार्क तक जाएगा। मतलब रैप को रहेगा तो 15 मार्क, बीकॉम को रहेगा तो 20 मार्क तक आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। काफी इजी है ना। सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है। अगर इंडियन इनकम है तो तीनों कॉलम में आएगा, फॉरेन इनकम है तो सिर्फ एक कॉलम में आएगा। फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी तीनों कॉलम में आएगा, क्योंकि वहां पे इंडिया इंडिया में इनकम रिसीव हुआ है। इसके अलावा कुछ नया चीज देखा आपने कि अगर कोई बिजनेस फॉरेन में लोकेटेड है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो सिर्फ दो कॉलम में आएगा। यही सब देखा ना इसमें। तो आपको इसमें नेचर ऑफ इनकम आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि इंडिया का है कि फॉरेन का है। अगर इंडियन इनकम निकला तो तीनों में टैक्सेबल, फॉरेन इनकम निकला तो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देख के समझ के लिखना पड़ेगा आपको। गेटिंग अ नॉट, गेटिंग अ नॉट। पहला सम है, कुछ लोगों को आगे पीछे फील हुआ रहेगा, डरो मत, इजी है। सेकंड थर्ड सम तक आते 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 आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूरा फेमिलियर हो जाएगा। ओके, चलो आप कॉपी कर सकते हो। ये वाला पार्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप सीधा सीधा आंसर नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ये। ठीक है, चलो
स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी डाउन करो, या फिर पॉज करके कॉपी करना है, दैट्स योर डिसीजन। लिया स्क्रीनशॉट, टोटल भी देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 95,200 पहले कॉलम में, 62,200 दूसरे कॉलम में, 46,200 तीसरे कॉलम में। बस हो गया, बस इतनी सी है। चलो देखता हूँ कोई छोटा सा सम रहा तो होमवर्क दे दूंगा, आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी और आपको भी, उम्मीद करता हूँ। वेल, होमवर्क देने लायक है, ये होमवर्क है, करना, ऐसा मत करो। मिस्टर डेविड, पढ़ के बता रहा हूँ, लिख के भी बताऊंगा, आपको नोट डाउन करना है, समझ के लेना है और सॉल्व करना है। छोटा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो, ट्रस्ट मी। मिस्टर डेविड इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सेम क्वेश्चन है। फाइंड आउट द टोटल इनकम असेसमेंट ईयर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5। ठीक है, तीनों वाला करना है इसमें आपको, दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी करो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी करो, और नॉन रेसिडेंट भी करो। क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ नॉन रेजिडेंट का करने बोला है, लेकिन आप तीनों करना, मैं आपको बता रहा हूँ तीनों करना, कीप इट सिंपल। ठीक है, सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन यूएसए, पहला वाला मेरा फॉरेन इनकम है। क्यों फॉरेन इनकम है? क्योंकि भाई सैलरी कहाँ पे कमाया? यूएसए में। मिला कहाँ पे? यूएसए में। इनकम कौन सा? फॉरेन का। कितने कॉलम में आएगा? एक कॉलम में, पहले कॉलम में, पिछले सब में देखा है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, सीधा सीधा इंडियन कंपनी का डिबेंचर है, मिला भी इंडिया में, तो नेचर ऑफ इनकम क्या? इंडियन इनकम। आई फॉर इंडिया इनकम, इंडियन इनकम। कितने कॉलम में आएगा सर? तीनों कॉलम में आएगा। सही बात है ना? ठीक है ना? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स फ्रॉम जर्मनी कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी, बॉन्ड्स कहाँ का? जर्मनी का। मिला कहाँ पे? जर्मनी में। नेचर ऑफ इनकम क्या? फॉरेन इनकम। नेचर ऑफ इनकम क्या? फॉरेन इनकम। नेचर ऑफ इनकम क्या? फॉरेन इनकम। कितने कॉलम में? एक कॉलम में। पहले कॉलम में होगी सिर्फ, क्योंकि फॉरेन इनकम है, इंडिया फॉरेन में ही मिला है। आगे, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, भाई नेचर ऑफ इनकम सिंपल सर, इंडियन इनकम है, क्योंकि इंडिया में मिल रहा है, इंडिया में कमा रहा है। कितने कॉलम में? तीनों कॉलम में, क्योंकि इंडियन इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई, बिजनेस कहाँ पे है? लंदन में, फॉरेन में। कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? मुंबई से, मतलब इंडिया से। नेचर ऑफ इनकम क्या? फॉरेन इनकम। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। कितने कॉलम में टैक्सेबल? दो कॉलम में। याद है ना आपको कि भाई अगर कोई इनकम फॉरेन के बिजनेस से कमाया जा रहा है, जो कि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो वो कितने कॉलम में टैक्सेबल होगा? पहले दो कॉलम में। नेचर ऑफ इनकम क्या? फॉरेन इनकम। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए, ये तो अभी अभी आया था पिछले वाले सब में। नेचर ऑफ इनकम क्या? फॉरेन इनकम। कितने कॉलम में टैक्सेबल होगा? दो, एक, तीन, कितने में? एक में। सिंपल है, सॉल्व करना। 4-5 मिनट ही है, इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। क्रिटिकल और डाउट रहे तो प्लीज फोन कर लेना, शर्माने की जरूरत नहीं है, या फिर टेक्स्ट कर लेना, बहुत ही ज्यादा शर्म आ जाए तो। यहाँ पे इसको असेसमेंट ईयर को आप चेंज कर लो, गलत छपा है, दिस इज 2020-21। ओके, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर होमवर्क गाइस, प्लीज डू द होमवर्क। चलो, तब तक बाय बाय, टेक केयर। अगले वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे, अगले कुछ नए सब्जेक्ट